So, a very good morning, everyone. Today is Saturday, 21st of December, and we are going to start with FRM Part 2. We are continuing with Chapter 1 and finish Chapter 1 off and then start with Chapter 2 as well in today's class. उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं and good morning, Rohit. Can you confirm if I'm audible or visible first? Yes, sir. Yeah, okay, cool. So, last class से कोई भी doubts है रोहित? By the time I'll share my screen. नहीं सर, डाउट्स तो नहीं. या सो लास्ट क्लास हम लोग ने क्या बेसिकली मेजरली रिवीजन ही था लास्ट क्लास में जो हम लोग ने किया था. इफ वी सी द नोट्स दैट वी मेड, मेजरली यहाँ तक तो रिवीजन ही था. लाइक रिटर्न्स कितने टाइप के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ रिटर्न, अरिथमेटिक रिटर्न एंड देन ज्योमेट्रिक रिटर्न. नाउ ज्योमेट्रिक रिटर्न का क्या एडवांटेज है ओवर अरिथमेटिक रिटर्न? व्हाई डू वी प्रिफर ज्योमेट्रिक रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म rather than arithmetic return? One of them was कि स्टॉक प्राइसेस जो है, ज्योमेट्रिक रिटर्न स्टॉक प्राइसेस को नेगेटिव नहीं करता है, whereas arithmetic return there is a possibility that stock prices might go negative, which is impossible in realistic scenario, and we don't see such scenarios happening कि स्टॉक प्राइस नेगेटिव हो गया. जीरो होता है बट नेगेटिव थोड़ी हो सकते कोई भी प्राइस. सो दैट इज अ ज्योमेट्रिक रिटर्न इज प्रिफर्ड. एंड ज्योमेट्रिक रिटर्न्स अज्यूम्स की जो बीच में भी पैसा आ रहा है, the cash flows which we are receiving in between, those are being reinvested at that particular return as well, whereas arithmetic assumes makes no such assumption. तो ये तो मेन चीज था. देन वी टॉक्ड अबाउट VAR. वी नो व्हाट VAR इज. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन पार्ट 1 एज वेल, एंड पार्ट 2 में भी उस क्लास में क्या था, इज द minimum level of loss at a given confidence level for a particular given time period. तो ये तीन चीज मैटर करता है फॉर VAR. टेक्निक्स हम लोगों को याद है, पैरामेट्रिक मेथड और नॉन पैरामेट्रिक होता है. पैरामेट्रिक में नॉर्मल मेथड है, नॉन एंड एक नया मेथड आया है इसमें, लॉग नॉर्मल मेथड. एंड नॉन पैरामेट्रिक में वी सी हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड. एंड in part 1 there was Monte Carlo simulation method as well. एंड नॉन पैरामेट्रिक में हम लोग और भी मेथड्स देखेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप मेथड आएगा विच इज पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, जो आज मोस्टली करेंगे अपने. हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड वी नो, आई एम नॉट गोना रिपीट दिस. पैरामेट्रिक का नॉर्मल मेथड वी ऑल्सो नो, आई एम नॉट रिपीटिंग दिस इन रिविजन्स क्योंकि पार्ट 1 में भी किया हुआ है बहुत अच्छे से. लॉग नॉर्मल VAR इज समथिंग न्यू. लॉग नॉर्मल का ग्राफ ऐसा दिखता है, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड. एंड ज्योमेट्रिक रिटर्न्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर assume करते हैं. And given these assumptions and parameters, VAR using log normal return is 1 minus e to the power mu minus sigma z into sigma squared. Mu minus z into sigma निकालते हैं, where z is 1.645 for 95% of confidence interval or 5% of significance. Now, expected shortfall, we know what expected shortfall is. It is the average of losses when given the VAR is breached. And why it is calculated? क्योंकि VAR हम लोग को magnitude of losses नहीं देता है over and above VAR. That is why we prefer expected shortfall. And these both are coherent risk measures. And coherent का features were monotonicity, subadditivity, translation invariance, and positive homogeneity, which we all know from part 1. सो अभी तक देख लो पार्ट 1 ही चल रहा है अदर देन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब कोहेरेंट रिस्क मेजर्स को थोड़ा और आगे ले गया. जैसे पार्ट 1 में आई डिस्कस्ड अबाउट स्पेक्ट्रल रिस्क मेजर विच इज वन ऑफ द कोहेरेंट रिस्क मेजर. जैसे जैसे एज वी गो डीपर इनटू द टेल्स, उसका वेट्स बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ एज पर द ये, तो लॉसेस उसके हिसाब से हाई आएगा एज वी गो डीपर इनटू टेल. तो वैसे ही अलग अलग वेटिंग स्कीम्स होते हैं. वन ऑफ द वेटिंग स्कीम इज 1/1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, इंस्टेड ऑफ गिविंग इक्वल वेट्स. तो ये सब डिस्कस हुआ है. एंड एन स्लाइसेस में बांट लो उसको, मतलब जितना तुम स्लाइस करेगा
सपोज एन 10 है, तो मतलब तुम 10 स्लाइस कर रहे हैं, 10%, 20%, 30%, 90% ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें जो 10% और 90% आएगा ना, उसमें वो उसका वैल्यूज कम होगा कंपेयर टू इफ यू आर डूइंग 20 स्लाइसेस एंड यू हैव 5%, 10% एंड देन 95%। तो 5% एंड 95% lies in here and 10% lies here, 90% lies here. So obviously this will be bigger and this will be bigger absolute value में। एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, जो बाहर है ज्यादा, तो ज्यादा एक्सट्रीम्स पहुंच सकता है एन को बढ़ा के स्लाइसेस ज्यादा करके। तो ये एक लिखा हुआ है विच इज वेरी वेरी मच अ जनरल थिंग, बट इसमें लिख के कॉम्प्लिकेशंस के साथ समझाया है, तो वैसे समझाना पड़ रहा है। एंड आई थिंक दैट्स इट, ये डिस्कशन था उस दिन का। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विथ मार्केट रिस्क का सेकेंड क्लास। एनी क्वेश्चंस रोहित? नो सर। सेकेंड क्लास है, टुडेज डेट दे देते हैं 1/12। या तो अब इस सेकेंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुम जो वी आर निकाल रहे हैं उसका भी तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल सकता है। वी ए आर का कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो सपोज तुम्हारा वी आर कुछ आया, सपोज 5 आया, वी आर 500 आया, तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बोले तो मतलब ऐसे कुछ आएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ एक्स आएगा, यहाँ वाई आएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये निकलता है, बीच में एक वैल्यू रहता है, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल एक साइड में निकलता है, दूसरा साइड में निकलता है। अब ये एक्स और वाई को कैसे निकाले वो पता करना है। तो एक्स और वाई निकालने के लिए ये लोग बोला है तुमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा। एक्स और वाई निकालने के लिए तुमको उसका ये लगेगा, क्रिटिकल वैल्यू लगेगा। क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गया, जैसे इसका 5% है तो 1.65 होता है, तो इसका भी तो क्रिटिकल वैल्यू होगा कुछ। क्रिटिकल वैल्यू वाई, क्रिटिकल वैल्यू एक्स, वो लगेगा। और क्या लगेगा कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए, क्या लगता है और? स्टैंडर्ड एरर सकता है सर। स्टैंडर्ड एरर, सिग्मा बोल लो, स्टैंडर्ड एरर बोलो, बुक में स्टैंडर्ड ये वाला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर क्यू। तो ये लगता है सी क्यू। और मीन भी लगता है सर। हम्म। मीन भी लगता है मीन ना। मीन वी आर का यहाँ पे अपने जीरो एज्यूम करते हैं। आई डोंट थिंक मीन लगता है, म्यू जीरो एज्यूम किया हुआ है। अगर बुक में देखे तो कहाँ गया? अच्छा नहीं, क्यू है, राइट, बट क्यू मोस्टली जीरो ही होता है, लोग डायरेक्ट वी आर ही निकालते हैं। अच्छा, क्यू को 1.65 ही माना हुआ है, ठीक है। आई टेल यू कैसे किया हुआ है बुक में। वही 500 का ही मीन माना हुआ है, ऑब्वियसली 500 ही तो मीन हो गया, उसका इधर इसके इधर, मैं बैड। सो वी आर थोड़ी निकाल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल निकाल रहे हैं, वी आर में मीन लगता है। हम्म। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए अपने पास। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को पता करना है एस क्यू कैसे निकाले, क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकाले, ये चाहिए। तो सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा 5% वी आर कुछ है, सपोज 1.65 ही मान लो। अज्यूम कर लो सिग्मा वन है फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर 1.65 है, ठीक है। तो एक नया चीज दिया हुआ है बिन विथ, इसको बोलते हैं बिन विथ। बिन विथ से क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल ये तो एक बिन ही बनता है, सपोज एक्स और वाई, तो ये एक बिन बन रहा है मतलब एक्स और वाई के बीच में, है ना। तो वैसे ही बिन विथ हो गया, मतलब कि एक्स और वाई कितना दूर होना चाहिए, एक्स और वाई विथ, ये बिन हो गया, और ये कितना दूर है वो विथ हो गया, ऐसा बिन विथ वर्ड आ रहा है।
तो बिनविथ अगर सपोज दिया हुआ है 0.1, मतलब 0.1 का दूरी में होना चाहिए बिनविथ, राइट। तो बिनविथ अगर 0.1 है, एक्स और वाई हम बोल रहे हैं एक्स और वाई का दूरी 0.1 है, तो 1.6 ऑब्वियसली उसके बीच में आना चाहिए कहीं पे। मतलब एक्स 1.65 एंड वाई, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो तो आधा आधा बढ़ता है ना। कॉन्फिडेंस इंटरवल में तो आधा आधा बढ़ता है, ये नहीं है कि एक साइड वी आर नहीं है, आधा आधा बांटेंगे। तो आधा आधा कैसे बांटे, जो वाई और एक्स कुछ आए, क्या बांटेंगे। तो इसलिए इसको 1.65 माइनस 0.1/2 कर सकते हैं, और वाई के लिए 1.65 प्लस 0.1/2 कर सकते हैं, है ना। तो एच को h/2 कर लेंगे, विच इज 0.05, एंड 1.65 माइनस 0.05 कर देंगे, 1.65 प्लस 0.05 कर देंगे। तो अपने को वैल्यूज पता लग जाएगा कि क्या क्या का निकालना है। ये क्रिटिकल वैल्यूज मेरे को मिल गया, ये क्रिटिकल वैल्यूज मेरे को चाहिएगा निकालने के लिए। अब अब स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए ये लोग एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है कि तुम्हारा ये जो 1.65 है, अब एक ग्राफ बना रहा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। एक बार ये एज्यूम कर लेते हैं सब एब्सोल्यूट वैल्यूज है। हाँ, वी आर नेगेटिव में आना चाहिए, -1.65 होना चाहिए, बट अपने 1.65 लिखते हैं वी आर को, क्योंकि वो लॉस होता है। तो ये समझ लो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब लॉस है, नेगेटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट है। ये समझ के करते हैं, ठीक है। तो ये 1.65 वैल्यू है। बिन विथ हम मेरे को बोला 0.1, तो मेरा बिन आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 1.6 1.7, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेना है, इसलिए मैं पॉजिटिव लेके समझा रहा हूँ, नेगेटिव लेके भी समझा दूंगा। तो अब मेरे को निकालना है ये शेडेड रीजन में कितना प्रोबेबिलिटी आता है। ये शेडेड रीजन में कितना प्रोबेबिलिटी आता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा मिलके 100 होता है, 100% होता है ना। तो इस शेडेड रीजन में कितना है, कितना परसेंट है, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं उसके लिए। उसके लिए हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ले लेता हूँ, एक्स ग्रेटर देन 1.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.6। निकल जाएगा इससे। मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1.7, ये माइनस कर दो, एक्स लेस देन 1.6 ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो पूरा, और ये माइनस कर दो, तो बचा तो यही 1 से, तो ये निकल जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटीज मैं बुक देखा हुआ हूँ, तो बुक में लिया हुआ है 0.045 माइनस 0.945, विच मेक सेंस, राइट। मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स 1.7 से बड़ा होगा, तो 1.65 से बड़ा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी इज 5%। ये तो अपने सीखते ही आ रहे हैं, 5% सिग्निफिकेंस होता है, तो 1.65 से बड़ा होगा इस 5%, तो 1.7 तो 1.65 से बड़ा है, तो इसका 4.5% होगा, क्लोज बाय होगा, 4.5% आ रहा है, तो 4.5% है। और 945 दिया हुआ है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1.6 इज लेस देन इतना, मतलब लेस देन 1.6 तो बहुत बार होगा ना, 94.5 टाइम्स हो रहा है, राइट। तो
ऐसे की प्रोबेबिलिटीज आया, ऑब्वियसली टेबल देख के आता है। एग्जाम में आई डोंट थिंक टेबल देगा, टेबल का कटआउट दे सकता है, अपने को टेबल देखना आता है। और 1 - 0.045 -0.945 करेंगे तो विल गेट एफ क्यू, फंक्शन ऑफ क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। अरे यार, तो ये सब बुक का नोटेशन ले रहा हूँ क्योंकि इजी हो। इस 0.01, सो एफ क्यू इज 0.01, दैट इज 1%। तो ये सब क्यों निकाल रहे बेकार का? क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। एक बार इसको नेगेटिव वाले से भी समझ लेते हैं, फिर बताता हूँ। अगर मतलब ये नेगेटिव ही समझते प्रॉफिट का है, तो -1.65 आता, -1.6, -1.7। ठीक है, सेम चीज हो रहा है, शेडेड रीजन का निकालना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन -1.7 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन -1.6, मेकिंग सेंस? लेस देन 1.7 ये वाला, ग्रेटर देन 1.6 ये वाला। सो इससे भी इक्वल होगा, सिमेट्रिक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो राइट साइड में प्रोबेबिलिटी है वही लेफ्ट साइड में होगा। तो अगेन 0.01 आ जाएगा विच इज 1%। एंड देख लो, अब बुक में ना इसको हम लोग पी माने हैं, लेफ्ट टेल प्रोबेबिलिटी को। जो छोटा प्रोबेबिलिटी होता है लेफ्ट टेल प्रोबेबिलिटी, उसको पी माने हैं। और इसको इसको कुछ माने ही नहीं है, मतलब कोई वर्ड नहीं है इसके लिए, लेटर नहीं दिया हुआ है। तो जब एस क्यू निकाला है ना, एस क्यू, स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यू, तो उसमें ये लोग कर दिया है पी इंटू 1 - p डिवाइड बाई एफ क्यू रूट ओवर। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यू निकालने के लिए दिया हुआ है फॉर्मूला। अच्छा, बाय एन भी है, माय बैड, बाय एन। एन इज नंबर ऑफ सैंपल्स। सैंपल्स। सो ये फॉर्मूला दिया हुआ है एस क्यू निकालने के लिए। सर इसमें वो क्यू क्या है सर? क्यू इज क्वांटाइल रेंज। ये जो क्वांटाइल है ना, कि क्वांटाइल रेंज, ये क्वांटाइल का रेंज, क्यू क्वांटाइल। ठीक है, बेनविथ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख लो, सिंपल है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। ठीक है, बेनविथ समझ के अपने निकाल लिया है, जो निकालना था वो निकाल लिया है। एसईक्यू बेनविथ से निकाल लिया है, ये एसईक्यू आ गया। अगर निकालते हैं एसईक्यू का वैल्यू, तो पी का वैल्यू क्या है बता तो। पी का वैल्यू क्या है रोहित? 0.045। हम्म, so 0.045 into 1 - 0.045
बाय एन 500 दिया हुआ है, 500 डिवाइड बाय 0.01। मेक सेंस? इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है तुम्हारा। सर उसका रूट भी लेंगे। रूट, हाँ रूट लेना है, वही मैं 2.0 रियलाइज किया। 9. 927। इसको STO1 कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो SAQ निकालने का ये फॉर्मूला है। तुमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा SAQ निकालने के लिए? तुमको ये बिन विथ चाहिएगा, बिन विथ दे देगा, बिन विथ दे देगा, उसको बाय टू करके आधा आधा बांट लेना है। और जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में तुम्हारा अभी है 95% VAR है, तो उससे प्लस माइनस 5% कर देगा, मतलब प्लस माइनस H/2 कर देगा, ठीक है। H/2 निकाला, प्लस माइनस H/2 किया, जो भी तुम्हारा Z क्रिटिकल है अभी VAR का, उससे। उसके बाद तुमको कुछ वैल्यूज आएगा, तुम उसका बेनविथ का क्वांटाइल का रेंज निकालेगा। क्या कितना कितना परसेंट तुम्हारा उस पर गिर रहा है, कितना परसेंट गिर रहा है वो निकालना है। कितना गिर रहा है अपना? 1% गिर रहा है। अगर यही बेनविथ अगर 0.2 होता, अगर बेनविथ सपोज कर लेते H इक्वल टू 0.2 होता, तो क्या होता? 1.55 और 1.75 आता, बेनविथ बड़ा होता, राइट। तो ज्यादा परसेंट आता उसमें। आई एम मेकिंग सेंस रोहित? Yes. हम्म। तो इसीलिए बेनविथ कितना है क्या नहीं, वो निकालने के वो यूज होता है निकालने के लिए कि SCQ कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितना है। और अपने थोड़ा बहुत एक बार ये देख लेते हैं, फाइनल निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बेनविथ बड़ा होने से SCQ में क्या इफेक्ट पड़ता है, एन बड़ा होने से SCQ में इफेक्ट क्या पड़ता है, और उसका अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एक बार एक्सप्लोर करेंगे अपने। बट एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी 1% आया अपना। और फिर उसको उसका SCQ निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी इज लेफ्ट टेल प्रोबेबिलिटी 1 - p जो है बाय n, छोटा वाला प्रोबेबिलिटी, डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी बिटवीन द bin width, the range. Now calculate 90% confidence interval. देख 90% की वजह से तुम कंफ्यूजन होगा बेनविथ और उसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 95% करवा दे रहा हूँ। 90% बुक में दिया हुआ है, देख लेना। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द VR ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए अपने को कितना परसेंट काटना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो 2.5 2.5. 2.5%, 2.5%, राइट। तो 2.5% का क्या था? 1.96, राइट। Yes, sir. हम्म, ठीक है। तो क्या निकालना है? 1.65 प्लस माइनस 1.96 इंटू SCQ, राइट, विच इज 1.65 प्लस माइनस 1.96 इंटू RCL1। अगर मैं इसको STO1 कर दे रहा हूँ, STO1, RCL1 लिख सकता हूँ। तो ये अब हम लोग निकाल लेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो भी आएगा। अगर मैं निकालूं 1.96 इंटू RCL1, उसको STO2 कर दे रहा हूँ मैं, और नाउ
तो 1.65 माइनस RCl2, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 1.468 और 1.65 प्लस RCl2 1.8317। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं VAR का। अब हम लोग ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग क्यों VAR का कॉन्फिडेंस इंटरवल में जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रीजन क्या है? क्योंकि देयर कैन बी एरर्स, देयर आर एरर्स। हम लोग सैंपल डेटा लेते हैं, हम लोग पूरा पॉपुलेशन डेटा तो लेते नहीं है, ऑब्जर्वेशंस जो लेते हैं, वी टेक अ सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लास्ट 500 दिन का रिटर्न्स निकालिए, लास्ट 1000 दिन का रिटर्न निकालिए, और वो तो हजारों लाखों दिन से चलते आ रहे हैं। So we are taking sample of data. Obviously, and whenever we talk about sample, standard error comes with it. कि मतलब ये डेटा प्रिसाइज नहीं है, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट एंड देयर कैन बी वेरिएशन इन द डेटा, राइट? नाउ टू एनकाउंटर कि कितना वेरिएशन है, क्या वेरिएशन है, we calculate standard error, we calculate confidence interval and stuff. That is why while calculating using historical data and taking sample data, it is necessary to estimate what the standard error is and how much the confidence interval of that particular data is. That is why we calculate confidence interval of the VAR right now. We are calculating confidence interval of VAR. Is that clear? The reason? Yes, sir. So so MCQ है स्टैंडर्ड एरर, इसमें सर वो रूट सिर्फ न्यूमरेटर में है ना? Sorry? तो जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है Hmm. उसमें जो रूट है वो न्यूमरेटर में है ना सिर्फ? Oh, okay, yeah. My bad. Good point, Rohit. And I did not notice that. Yeah. So root is in the numerator. And this will change the whole thing. 1045 into divided by 500 root. So 0.927 हो जाएगा, बेसिकली 0.0 हट जाएगा। तो उसमें उससे क्या होगा, इंटू 1.96 RCl2, तो ये कुछ नेगेटिव में आ जाएगा। So 1.96 into 0.927 STO3 plus 1.65 3.47 0.17। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा VAR का। माय बैड, आई मिस्ड दैट पोर्शन, वो न्यूमरेटर में होगा। So this is in the numerator of this square root is in only in the numerator of the formula। जो 0.01% है, जो FQR है, वो विदाउट स्क्वायर रूट होगा, मतलब विदाउट स्क्वायर रूट होगा, इट्स नॉट इन द विद इन द स्क्वायर रूट ऑफ इट। सो इसके वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट मेड बाय रोहित, इवन आई मिस दैट, सो माय बैड एंड थैंक यू रोहित फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। सर वो क्यू जो है वो हमेशा मतलब मीडियन रहेगा क्या, मतलब मीनिंग रहेगा? हाँ हाँ, मतलब वो बीच में रहता है, एच को बाय 2 ही करना पड़ेगा, मतलब इट्स नॉट कि मतलब साइड में या वैसे करना पड़ेगा। एच विल बी ऑलवेज बाय 2, मतलब जो बिड बिड विथ है।
So this is how you calculate standard errors and then the confidence intervals. अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं. सो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल सकते हैं. अपना फॉर्मूला है P1 minus P I N एफ क्यू. ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला है. तो व्हाट इफ n इज इंक्रीज्ड. इस फॉर्मूला में अगर n हाई हो गया तो क्या होगा. स्टैंडर्ड एरर कम होगा. स्टैंडर्ड एरर कम होगा विच इज रीजनेबल. हायर द नंबर ऑफ सैंपल्स लोअर द स्टैंडर्ड एरर, ये बोलते ही है. दिस इज अ फैक्ट एंड फॉर्मूला के हिसाब से भी वही हो रहा है. सो हायर द नंबर ऑफ n samples or observations lower the SEQ, and lower the SEQ then confidence interval will be lower as well, right. तो ये एक ऑब्जर्वेशन है. अब अगर what if H lower और higher, H अगर लो होता है और हाई होता है तो क्या होगा. बिनविथ. तो सोचो तो P का क्या होगा, ऐसे सोचो. H अगर कम हो जाता है 0.1 की जगह 0.05 होता है तो P बड़ा आएगा या छोटा आएगा. ये है, पहले ये था रेंज, अब नया रेंज ये हो गया. तो ये पहले सिर्फ इतना मिल रहा था, अब इतना मिलेगा. सर प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगा. ज्यादा आएगा, ये कम आएगा. मेक सेंस. एफ एफ क्यू क्या होगा. कम होगा. एफ क्यू इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा. एस सी क्यू में क्या डिफरेंस आएगा. ज्यादा आएगा, बढ़ेगा. ज्यादा आएगा, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहा है. पी भी बढ़ रहा है तो ये दोनों बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पे एफ क्यू कम रहा है तो ये भी कम रहा है. तो एस सी क्यू तो बहुत ज्यादा से बढ़ेगा, ऊपर का बढ़ रहा है, नीचे का गिर रहा है, डिनोमिनेटर गिर रहा है. तो एस सी क्यू बढ़ेगा और कमेगा, उस हिसाब से सी आई बढ़ेगा गिरेगा, राइट. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं. एंड व्हेन विल SEQ be highest, or at what level of P SEQ will be highest. बता. जब P माइनस 1 माइनस P कब हाईएस्ट होगा. जब P 0.5 होता है. कुछ भी कर लो, निकाल लो. P अगर 0.9 भी ले लो तो 0.09 आएगा. P अगर 0.8 भी ले लो तो 0.16 आएगा. तो जी जब भी P 0.5 होगा at 50%, तो this will be highest. Given and SEQ will be highest when P is 0.5 as well. So ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो दिए हुए हैं. एंड बहुत ही मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तुम एक चीज को, एक फॉर्मूला को पकड़ के सोचेगा तो यू कैन ट्रेस एवरीथिंग. So this was a discussion on standard errors of तो वो chapter लिख 1. लेता हूँ. हाँ हाँ. डन. एक सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा मतलब इजी है समझना. क्यू क्यू प्लॉट्स. क्यू क्यू का मतलब है क्वांटाइल क्वांटाइल.
ठीक है, क्यू क्यू प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यू क्यू प्लॉट्स मतलब देयर आर डिफरेंट वेज ये पता लगाने का कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थे हम लोग मॉडल कर रहे हैं और उसका जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना सही है। मतलब हम लोग का जो मॉडल मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है कि नहीं, उस चीज पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो वन ऑफ द वेज इज क्यू क्यू प्लॉट। मतलब जब भी हम लोग मॉडलिंग करते हैं, कुछ भी निकालते हैं, जैसे वीएआर निकाल रहे हैं, हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर रहे हैं। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसे टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज जो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ये हम लोग एज्यूम करते हैं। तो हम लोग को पता लगाना है कि हम लोग क्या सही एज्यूम कर रहे हैं। क्या हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम्ड है, जैसे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम्ड है, तो उसका लॉस जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वही फॉलो कर रहा है कि नहीं, कैसे निकालेंगे। तो वन ऑफ द वेज विजुअली एंड ग्राफिकली इजी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल वेज इज क्यू क्यू प्लॉट। क्यू क्यू प्लॉट में क्या होता है कि तुम्हारा एक एक्सिस में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो रहा है और एक एक्सिस में अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसी हिसाब से मतलब अज्यूम्ड का जैसे क्वांटाइल, मतलब क्वांटाइल वन, मतलब क्वांटाइल तुम छोड़ 1%, इसमें ले लेते हैं। चलो इसमें अज्यूम कर लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है शायद स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे अज्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल दिया हुआ है, बट डजेंट मैटर, वही ले लेते हैं। बट assumed actual, actual is normal, assumed is t distribution। ठीक है, तो अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 1% अराउंड थ्री थ्री में आता है, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन में, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज क्या होता है, -3 to 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में साढ़े परसेंट आ जाते हैं। मतलब पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 99% ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज विद इन -3 to 3 और बाकी जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है। यही सीख है। तो सपोज एक इसका जो 1% है, 1 या 2% है, वो 3 में आ रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पे अपने मॉडल के -3 -2 -1 0 1 2 3 और टी डिस्ट्रीब्यूशन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ फैटर टेल, राइट। टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ फैटर टेल, तो मतलब ये और बाहर तक जाएगा, -4 5 तक भी जाता है, -4 5 2। तो इसमें मॉडल करते हैं -4 5 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, उतना जगह नहीं है। तो अब इसका जो 1% डिस्ट्रीब्यूशन है वो सपोज यहाँ कहीं आएगा, उसका -5 होगा और इसका -3 होगा। 2% है समवेयर हियर आएगा, 3% समवेयर हियर आएगा। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारा लाइंस बनेगा, कुछ ऐसा लाइंस बन जाएगा। थोड़ा मोटा चाहिए यार, कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। अब बीच में ऑलमोस्ट सेम होगा दोनों, मतलब इसका भी 0 तो इसका भी 0। बीच में आते थे 50%, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन भी 50% सिमेट्रिक होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक हो रहा है। तो 50% में जीरो, दोनों जीरो में होना चाहिए। तो देख लो दोनों जीरो में ही है ऑलमोस्ट, अगर ऑब्वियसली परफेक्ट ग्राफ नहीं है तो दोनों जीरो में है। और ऐसे जाते जाते लास्ट में फिर से ये थोड़ा ऊपर चले जाएगा, राइट। क्योंकि 3% में है तो वो चार में, ये 3 में है तो वो 4 में है या 5 में है टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका 3% है, 99% पे अगर देखें तो ये 3 पे है, बट ये तो 4 पे है।
4 या 5 पे है, राइट? तो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब क्या करते हैं, क्यू क्यू प्लॉट ऐसे प्लॉट्स हो गया, तो इसमें एक 45 डिग्री लाइन बनाते हैं, ऐसा लाइन जो ग्राफ्स को हाफ में बांट दे रहा है। इस लाइन को ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन क्या कर रहा है, ग्राफ्स को हाफ में बांट दे रहा है। तो इस लाइन में अगर ये -3 है, तो ये भी -3 होना चाहिए। आई एम सॉरी, माई ड्राइंग इज बैड, बट वो वैसे ही होना चाहिए। ये -3 है तो ये भी -3 होगा, ये -2 है तो ये भी -2 होगा, ये -1 है तो ये भी -1 होगा, ये 0 है तो इस लाइन से 0 होगा। तो क्यूक्यू प्लॉट में ये देखते हैं, ये जो बीच में डॉट्स है ना, ये देख लो लाइन में कितना है, इन लाइन है, विद इन लाइन है। बट ये देखो इन लाइन नहीं है, ये इन लाइन नहीं है। तो जितना ज्यादा इन लाइन से पैरेलल होगा, मतलब लाइन के ऊपर ही होगा, उस लाइन के ऊपर होगा, उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन उसको सूट कर रहा है। तो ये एक्सट्रीम टेल्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन सूट नहीं कर रहा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सूट नहीं कर रहा है, बट इन बिटवीन इट्स वेरी सूटेबल। तो ऐसे ही क्यूक्यू प्लॉट को देखते हैं। या आई ट्राई टू प्लॉट, बहुत ही गंदा लग रहा है, तो अच्छा ग्राफ देख लेते हैं। तो देख लो, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ये नॉर्मल क्वांटाइल्स है, -3 to 3, -4 to 4। तो देख लो, एंड में बहुत ही गंदा लग रहा है, यहाँ पे तो बहुत ही गंदा लग रहा है। ये मिडिल लाइन है, देख लो इसका 3 यहाँ, इसका 3 तक जाएगा, इसका जो 3 है इसका 3 तक जा रहा है, इसका 2 तक जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है, डैश लाइन है, सॉरी। तो मिडिल में देखो, ये डैश लाइन से एकदम ऊपर है, तो ये बोल रहा है कि मिडिल में इट्स गुड, मतलब सेम क्वांटाइल्स है नॉर्मल और टी का। बट एट द एक्सट्रीम्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज हेवीली डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ हेवी टेल एंड हेवीली क्वांटाइल, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैच नहीं कर रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 3 में ही जा रहा है, बट टी डिस्ट्रीब्यूशन का 4 में चला जा रहा है। होना चाहिए यहाँ, अगर अच्छा होता तो यहाँ होता, बट है यहाँ पे, अगर सेम होता तो ये बोलने का ट्राई किया है यूजिंग क्यू क्यू प्लॉट। जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट है to compare actual distribution, empirical distribution with the estimated या assumed distribution, कि कितना क्वांटाइल्स कहाँ फॉल कर रहा है, जितना ज्यादा उस लाइन पे फॉल करेगा उतना ज्यादा अच्छा है। सर ये क्यूक्यू प्लॉट का मतलब सिर्फ मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा ना? हाँ, इंटरप्रिटेशन आई डोंट थिंक आना चाहिए, मतलब जैसे इसका क्वेश्चन भी कैसे फ्रेम करेगा, आई एम नॉट श्योर। लाइक बहुत ही सिंपल थिंग है, वो हो सकता है दो क्योंकि प्लॉट दे देगा, बोलेगा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है बताओ, बट इतना इजी क्वेश्चन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। बट ठीक है, समझ में तो आ ही गया, मतलब एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करना है, हाइपोथेसाइज्ड। मैं अज्यूम बोलता हूँ, ये लोग हाइपोथेसाइज्ड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है। तो दैट वाज इट इन दिस चैप्टर। ये क्यूक्यू प्लॉट के साथ एंड हो जा रहा है। एंड फाइनल पार्ट 2 में ये ठान लो कि इफ आई एम नॉट सेइंग टू गो स्टडी फ्रॉम मैट, डोंट ओपन इंस्टीट्यूट का मैट, पागल हो जाओगे, ट्रस्ट मी। इंस्टीट्यूट का मैट जब तक मैं नहीं बोलूँ मत खोलना। बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन है, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मतलब पूरा मैथमेटिकल है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी फ्रॉम देयर। लाइक आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल। पार्ट वन में भी वैसे ही था, मतलब अगर वो मैथ से तो एफआरएम का जो था गार्प वाला मटेरियल, उससे तो पढ़ना मुश्किल ही था। श्वाइजर से थोड़ा इश्यू हुआ। पार्ट 1 में फिर भी इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट पार्ट 2 में द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दे हैव गिवन, मतलब वो लोग सोच रहे, ये लोग हम लोग 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, फिर एफआईएम स्टार्ट किए पढ़ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट वाज इट इन दिस चैप्टर, and we'll move to chapter 2 now.
एक मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, आता हूँ। या रोहित होते Yes. हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 2। विल ट्राई टू रैप इट अप बट रश नहीं हो, इसलिए विल गो स्लो। समझ में आना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देन रशिंग द चैप्टर थ्रू। सो we will start with chapter 2. So chapter 2 is basically non-parametric approaches. तो नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अपने जो हिस्टोरिकल सिमुलेशन देखे थे उसी उसी को लेके और पढ़ेंगे, उसका और तरीका सीखेंगे नॉन पैरामेट्रिक अप्रोचेस का, एंड डिफरेंट वेइंग स्कीम देखेंगे। द चैप्टर इज वेरी शॉर्ट एंड कंपेरेटिवली इजी टू अदर इजी इजियर देन अदर चैप्टर्स, सो जल्दी जल्दी हो भी जाएगा ये चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में ही अपने को एक नया टॉपिक बम्बार्ड किया है, बूटस्ट्रैप हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड। तो अब समझते हैं बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है। डू यू हैव एनी आइडिया बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? Bootstrapping मतलब I guess सिमुलेशन ही होता है। हाँ, टाइप ऑफ सिमुलेशन बट नॉट पर्टिकुलरली सिमुलेशन। बूटस्ट्रैपिंग मतलब हो गया रीसैम्पलिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन था, यू हैड हिस्टोरिकल डेटा। सपोज 1000 ऑब्जर्वेशन है, 1000 क्या, चलो हम दिलदार है, 1 लाख ऑब्जर्वेशन है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे 1 लाख ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ये तुम्हारा डेटा सेट है 1 लाख ऑब्जर्वेशन के साथ। अब तुम इन हिस्टोरिकल सिमुलेशन, इन बूटस्ट्रैपिंग तुम क्या कर रहे हैं, तुम कोई भी रैंडम 10,000 उठाया, उससे वी आर निकाला, ठीक है। वो 10,000 को फिर से डाल दिया अंदर, जाओ तुम्हारा काम हो गया। फिर तुम वापस कोई रैंडम 10,000 उठाया। अब वो 10,000 में हो सकता है कि तुम्हारा जो सेकेंड वाला इटरेशन है उसमें से कुछ इसका हो, कुछ नया हो, या कुछ पूरा ही नया हो। तो तुम वापस उसका 10,000 उठा के फिर वी आर निकाला, फिर वापस डाल दिया। फिर तुम वापस 10,000 उठाया, पूरा ही नया सेट उठाया 10,000 का, फिर वी आर निकाला, फिर डाल दिया। तो ऐसे करते करते तुम मल्टीपल आइटरेशन रन किया। सपोज 100 आइटरेशन रन किया, 1 लाख का 100 नहीं, 10 आइटरेशन रन किया, चलो, जिससे तुम सोचा कि तुम्हारा 1 लाख ऑब्जर्वेशन कवर हो गया। बट ठीक है, नहीं भी हुआ होगा क्योंकि तुम उठा रहे, वापस डाल रहे, वापस रीसैम्पल कर रहे, यू आर रीसैम्पलिंग इट। तुम उसको बार बार यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब तुम जितना भी वी आर आया उससे, उसका एवरेज वी आर निकाला, तो वो निकल गया तुम्हारा बूटस्ट्रैप हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड। बूटस्ट्रैपिंग मतलब बार बार रिसैम्पल करना, उठाना निकालना वापस रख देना, उठाना निकालना वापस रख देना, उठाना निकालना वापस रख देना, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग। तो दिस इज व्हाट बूटस्ट्रैप हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड इज। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू कैच इट विद इट, एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। उसका एडवांटेजेस बोला है कि ऑब्वियसली हिस्टोरिकल सिमुलेशन में तुम पूरा पूरा डेटा सेट को निकाल के तुम एक वी आर निकालता था, बट नाउ यू आर गेटिंग मल्टीपल वी आर एंड यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ वी आर।
विच विल बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन देन पूरा डेटा सेट को निकाल के एक वीआर निकालना। सो यही बोला गया बूटस्ट्रैप में। चलो देख लेते हैं। सो सैंपल ऑफ ओरिजिनल डेटा सेट returns data, record multiple sample VRs. The best VR estimate from full data set is average of all sample VRs. bootstrap में फिर बात ही नहीं किया उसके बारे में, फिर सीधा ES में ले गया कि बोला कि सेम मेथड से तुम एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली VR निकाल सकते हैं तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्यों नहीं निकाल सकते हैं? जहां जहां VR का बात होगा वहां एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का बात होता ही है मोस्टली। तो वैसे ही बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल for original data is average of all sample expected shortfalls, and it provides more precise information than historical simulation on raw data alone. So 5 मिनट नहीं लगा, बूटस्ट्रैप मेथड खत्म। ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। अब ये लोग वापस से वही रोना स्टार्ट कर दिया। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन मेथड में अच्छा क्यों है, बट उसमें क्या इश्यूज आता है और इश्यूज को ओवरकम कैसे करे, वो चीज नया है। बट क्या अच्छा है क्या बुरा है हिस्टोरिकल सिमुलेशन का हम लोग को बहुत पहले से बताया भाई, बार बार मत सिखाओ। ठीक है, बट सीखना पड़ेगा। क्लियर एडवांटेज इज ऑब्वियसली इट्स सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंपल होता है। अनेबल टू इनकॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 95.5%, ये सही बात है। अब सपोज तुम्हारे पास 100 डेटा है, 100 ऑब्जर्वेशन है, तुम 95.5% पे कैसे निकालेगा? तुम 95% निकाल लेगा, बट 0.5%। ऑब्वियसली यू हैव अ मेथड कि मतलब तुम उसका इंटरपोलेट कर सकता है, कुछ कर सकता है, बट रॉ डेटा के साथ तो पॉसिबल नहीं है ना 95.5%। तो उसमें एक डिसएडवांटेज बोला है कि मिड पॉइंट्स का वीआर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे तो कभी मांगेगा नहीं ये लोग 95.5% पूरा बुक में, बट इसका डिसएडवांटेज निकालने के लिए बोला कि 95.5% पे वीआर नहीं निकाल सकते हैं। तो इट ओनली अलाउज फॉर एन डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, मतलब जितना ऑब्जर्वेशन उतना कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। 100 ऑब्जर्वेशन है तो 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकता है। 200 200 ऑब्जर्वेशन होता तो 200 कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकता, तब 95.5 आ सकता, क्योंकि अपने तब देखते 119th 191th ऑब्जर्वेशन, 191th फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते अपने। अगर 200 ऑब्जर्वेशन होता, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, 200 ऑब्जर्वेशन होता तो उसको सेट करते हैं जैसे सबसे बड़ा से छोटा। तो 95.5 निकालने के लिए 95.5% ऑफ 200 इज 190 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, है ना? तो मिल जाता। तो इसका मतलब 200 ऑब्जर्वेशन है तो 200 कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा। वैसे ही डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो लिखा है। बट अब बोला है कि ठीक है, और एडवांटेजेस देख लेते हैं जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इट इज फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस, कोई अजम्पशन नहीं होता हिस्टोरिकल सिमुलेशन में। ठीक है, अब फिर ये कुछ नया है, चलो अब मजा आएगा। तो ये लोग बोले ये निकालने के लिए क्या करे, अब बीच का निकालना है, सब निकालना है, तो उसका क्या कर सकते हैं? तो उसका निकालने के लिए सपोज तुम जो डेटा है उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसा है, प्रॉफिट लॉस जो भी है, ये हिस्टोग्राम
ठीक है, हिस्टोग्राम बना। तो बोल रहा है तुम ऐसा ही काम करो, इसको स्मूथ करने के लिए तुम्हारा एक डेटा पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो तुम क्या करो, तुम सबका मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो एक स्मूथ फंक्शन तुमको मिल जाएगा। तो तुम हर एक पॉइंट पे कॉन्फिडेंस, तुम हर एक पॉइंट पे अपना ये निकाल पाएगा जो तुमको ऑब्जर्व कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, मतलब अब अगर बोले 95% यहाँ था, 95.5% यहाँ था, तो यहाँ से तुमको कुछ मिल जाएगा, बट उस समय कुछ नहीं था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सरोगेट डेंसिटी फंक्शन। अब सरोगेट का मतलब क्या हो गया, सरोगेसी समथिंग की जहाँ पे नहीं है, मतलब नहीं हो रहा बच्चा, तो सरोगेसी करवा लो। तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो बोल रहे हैं दूसरा से ले लो, ये पॉइंट दूसरा से ले लो थोड़ा। अब इसमें क्या हो रहा है कि तुम यहाँ पे ये वाला डेटा, ये वाला जो वैल्यूज है, ये गायब हो जा रहा है, ये यहाँ पे आ जा रहा है। इसमें इसमें जो एरिया लॉस्ट है वो यहाँ कवर हो जा रहा है। तो यही बोला है कि यूजिंग दिस सरोगेट डेंसिटी फंक्शन यू वोंट लूज एनी प्रोबेबिलिटी, बट देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एरिया, बट देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। तुम्हारा इधर जो गिर रहा था वो अब इसके पास थोड़ा सा गिर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गिर रहा है, इसका जो था, इसका जो यहाँ पे था वो इसके पास थोड़ा आ गया। तो ये लोग इस तरीके से समझाने चाहे कि मतलब सरोगेट डेंसिटी फंक्शन से तुम उसको स्मूथ कर सकता है, एंड स्मूथ करने के बाद हिस्टोरिकल डेटा को तुम एट डिफरेंट रेट्स 95.7% वीआरबी निकालना है तो तुम निकाल सकता है। दैट इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हियर। देख लो, connect midpoints between successive histogram bars, it is called surrogate density function. So yeah, receives area from upper bar which loses equal amount of area from lower bar. No area is lost, but it is only displaced, matlab redistributed. And the VR can be calculated for a continuum of points in this data set. मतलब at any point VR फिर calculate कर सकते हैं using this approach, historical simulation data का। देख लो, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तो ये ज्वाइन कर दिया, तो इसका जो लॉस डेटा था वो यहाँ आ गया। तो यही बोल रहे हैं। So this was one other topic, one other solution for historical simulation, कि वो तुम्हारा ये डिसएडवांटेज हटा देगा कि तुम्हारा बीच का कॉन्फिडेंस इंटरवल तुम कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, एनी डाउट्स टिल हियर, कोई भी क्वेश्चंस? सर इससे अच्छा तो इंटरपोलेशन ही लग रहा है। टाइप ऑफ इंटरपोलेशन ही, बट ठीक है, नया नाम है सरोगेट डेंसिटी फंक्शन, सो कांट हेल्प इट। इंटरपोलेशन ही है, लीनियर सेट ही हो रहा है, वो लीनियरली जा रहा है, तो इंटरपोलेशन ही है वो, बट न्यू नेम। तुमको लीनियर इंटरपोलेशन दिखेगा नहीं, बोलेगा हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, तो सरोगेट डेंसिटी फंक्शन, सो दिया रहेगा ऑप्शन में, यू नीड टू सिलेक्ट दैट। अब आ गया वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोचेस, डिफरेंट वेइंग स्कीम्स। ये सब टॉपिक क्या है ना, मतलब ऊपर या नीचे से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, सब अलग अलग टॉपिक है। अभी खाली डिफरेंट अप्रोचेस देख रहे हैं। तो वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच में there are 4 different weighted historical simulation approach given.
एज वेटेड, मुझे और बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नेम सब। वोलेटिलिटी वेटेड, कोरिलेशन वेटेड, एंड व्हाट इज एफएचएस, फिल्टर्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड था शायद, नाम एफएचएस से याद रहता है। हाँ, दिस इज समथिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट ऊपर का इजी है। एफएचएस ले ले, फिल्टर्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन है, इसको एफएचएस बोलते हैं। तो ये चार वेटिंग अप्रोचेस का ये लोग बताया है हम लोग को। तो अब सपोज तुम हिस्टोरिकल सिमुलेशन डेटा ले रहा है, उसका तुम वीआर निकालना चाहता है, तो तुम हिस्टोरिकल सिमुलेशन डेटा में क्या करता है, तुम सारा जो सपोज 500 ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन पकड़ते हैं, 500 छोड़ दे, 100 ऑब्जर्वेशन है, तुमको 95th कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तुम क्या करता है 95th ऑब्जर्वेशन ले लेता है, यही सीखे हैं 95% ले निकालना है तो। बट उसमें क्या हो रहा है, तुम सारा ऑब्जर्वेशन को सेम वेट दे रहा है। क्या मतलब, तुम अगर 5% वीआर निकाल रहे हैं फॉर 100 ऑब्जर्वेशन 0 to 100, तुम 95th ऑब्जर्वेशन पकड़ ले रहा है, तो मतलब हर एक का वेट 1% है ना, हर एक को 1% में बांट दिया है, इक्वल वेट दे दिया है। चाहे वो मतलब सपोज 100 दिन पुराना डेटा है, ये 100 दिन पुराना डेटा यहाँ पे है, और ये मतलब ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऐसे ही जा रहे हैं। 100 दिन पुराना डेटा सबसे पहले है, नया डेटा सबसे बाद में है, एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हुआ है। बट अब मेरा पॉइंट ये है कि तुम 100 दिन पुराना डेटा को भी 1% दे रहा है, कल का डेटा को भी 1% दे रहा है, तो इज इट जस्टिफिएबल कि कल का डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100 दिन पुराना डेटा से? कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? रिसेंट रिसेंट वाला। रिसेंट वाला। बट तुम तो कुछ डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं रहे, तुम्हारा चल 50वां दिन में तुम्हारा कोविड आया था, एक दिन का कोविड था, वो एक दिन का कोविड की वजह से तुम्हारा बहुत गंदा नुकसान आ गया। अब तुम नेक्स्ट 50 दिन भी जब वीआर निकाल रहे हैं, तो तुम्हारा तो वो वीआर सेम ही रह रहा है, तुम्हारा वेटिंग सीम तो सेम ही है, 1% उसको दिया वही है, तो नेक्स्ट 50 दिन तक वही नुकसान दिखाएगा, वही सबसे कल लीस्ट लॉस होगा, हाईएस्ट लॉस होगा उस दिन का ही। जो आज से 50 दिन पहले हुआ था, तुम 100 दिन का वीआर निकालता है, तो अगला 50 दिन तक भी वही लॉस आएगा, वही वीआर आएगा हाईएस्ट लॉस में, क्योंकि उसको 1% वेट दिया हुआ है। बट एज यू ग्रो आउट ऑफ कोविड, मतलब एज यू आर गोइंग आउट ऑफ कोविड इन फ्यूचर, तो मतलब जैसे जैसे कल कोविड को 91वां दिन हो गया, 92वां दिन हो गया, ऐसे ही 52 डे, ऐसे ही 100 डे में आ गया, अब कोविड का नामो निशान ही नहीं है, एक दिन का कोविड था सपोज, 100 डे में कोविड का नामो निशान ही नहीं है, बट तुम उसका नुकसान को अभी भी मॉडल कर रहा है, सेम वेट दे रहा है, ये तो गलत है ना। कोविड चल बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, कंपनी में आग लग गया था, कुछ वैसा ले लेता बेटर होता, बट ठीक है। सो इसलिए बोला है, इसलिए ये लोग एज वेटेड, वोलेटिलिटी, हिस्टोरिकल, ये कोरिलेशन वेटेड, ये सब के बारे में बोला है कि मतलब ये सब कुछ कुछ तरीका है जिसको तुम एज अ वेइंग स्कीम यूज करके तुम आज का डेटा को ज्यादा वेट दे सकता है कंपेयर टू पहले का डेटा, या पहले का डेटा को आज के डेटा के हिसाब से बना सकता है, आज जो रेलिवेंट है उस पे। तो अब क्या लग रहा है एज वेटेड में क्या होगा? नाम बहुत ही इजी है, एज वेटेड डेटा, तो मतलब जो पुराना डेटा है उसको कम वेट देना है, जो नया डेटा है उसको ज्यादा वेट देना है, सिंपल। तो याद है कहाँ पे तो गार्ज में ईएमडब्ल्यूए में था, ईडब्ल्यूएमए मॉडल, इट इज समवॉट सिमिलर टू दैट, देयर इज वोलेटिलिटी वेटेड, कुछ वैसा ही लॉजिक है, नॉट एग्जैक्टली दैट बट लॉजिक सेम है।
जैसे जैसे पुराना डेटा होता रहेगा उसको वेट्स कम देते रहेंगे, है ना। तो सपोज एक लैम्डा बोल के होता है, एज वेटेड का बात कर रहे हैं, हाँ मैं लिख देता हूँ। एज वेटेड अप्रोच। सो इसमें एक डीके फैक्टर होता है विच इज लैम्डा। क्या लिख रहा हूँ मैं, इतना अच्छा लैम्डा, हाँ। तो लैम्डा होता है। अब लैम्डा का क्या काम है, जो जैसे जैसे पहले का डेटा जाते रहेगा, सपोज दिस इज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होता है। तो एक बार एज्यूम कर लेते हैं 0.9 है, बट ठीक है, देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। कल का डेटा है, लैम्डा इंटू R1 हो जाएगा, ठीक है। परसों का डेटा है, लैम्डा स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा। परसों का डेटा है, लैम्डा क्यूब इंटू R3 हो जाएगा। मतलब पहले का डेटा को कम वेट दे रहा है, अभी का डेटा को ज्यादा वेट दे रहा है। जो रिसेंट का डेटा था उसमें 0.9 हुआ, जो परसों का डेटा था पुराना डेटा 0.9 इंटू 0.9, 0.81 उसको वेट दिया है। जो उससे पहले का डेटा था उसको 0.72 समथिंग आएगा, 0.72 वेट दिए उसको। तो ऐसे ऐसे करके वेट्स कम देते जाएंगे ओवर द इयर्स। देख लो, assume W1 is probability weight for observation that is 1 day old। तो लैम्डा W1 W3, चलो यहाँ पे W1 ही लेके समझाया, मैं R1 ले लिया। डी के पैरामीटर लैम्डा विच इज बिटवीन 0 to 1, बाकी अब देखते हैं। तो इसको, चलो मैं भी W और ले ये लेता हूँ। स्टैंडर्डाइज है क्या सर, ये मतलब लैम्बडा 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 स्क्वायर? हाँ, नहीं नहीं, इसमें क्या हो रहा है, मतलब तुम लैम्डा स्टैंडर्डाइज्ड एज इन तुम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब सर ये जैसे कि एक फॉर्मेट होता है, तो ये स्टैंडर्डाइज है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, कि ऐसे वेट देंगे लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा क्यूब। हाँ हाँ, मतलब ऑब्वियसली तुम 2 दिन पुराना डेटा, तुम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये टाइमलाइन है, हाँ। 0 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली मेरे को पहले का टाइम लाइन लेना था, तो तुम टाइम 5 पे खड़ा है, काम कर, ठीक है। टाइम 5 पे खड़ा है, तो अब पहले का वेट्स देख रहे हैं, हाँ। तो पहले का वेट्स इसका मोस्ट रिसेंट वेट, ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है, ये W5 है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये पहले हम लोग सपोज 5 साल में बांट रहे हैं, 100% बांटना है, तो पहले क्या करते थे, 5 डेटा लेते, तो 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ये लेते थे, इक्वल वेट देते थे सबको, हर एक पीरियड को। बट यहाँ पे हम बोले नहीं भैया, हम इक्वल वेट नहीं देंगे, हम वेट्स अलग अलग करेंगे, और वो अलग अलग वेट्स करने के लिए हम लैम्डा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा इंटू W1 हो जाए, लैम्डा इंटू W2 हो जाएगा, यहाँ लैम्डा इंटू W2 हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा इंटू W3 हो जाएगा, और ऐसे लैम्डा टू दी पावर 4 इंटू W4, लैम्डा इंटू 5 इंटू W5। तो ऐसा ऐसा वेट्स हो जाएगा। अब मैं ये W2 को क्या मैं W1 बोल सकता हूँ, इस W2 को W1 बोल सकता हूँ, हाँ, क्योंकि इक्वल वेट्स है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बाद में आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तुम डीके फैक्टर चला रहा है, तो 0.2 को 0.9 से मल्टीप्लाई किया, 0.18 आया। 0.2 को 0.81 से मल्टीप्लाई किया, 16.2 आया। अरे क्या लिख रहा हूँ, 0.162 आया,
वैसे ही अगर तुम 0.9 क्यूब करता है 0.9 to the power 3 इंटू 0.2 0.146 आया 0.9 0.9 0.131 आया, इसको इंटू 0.9 करेगा 0.1181 आएगा। तो तुम ऐसे बांट दिया डी के फैक्टर यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन को ओवर द इयर्स। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। और एंड इट इज वेरी क्लोज टू 1, मतलब 0.9 तो हम बहुत दूर का ले लिया, 0.99 ऐसा कुछ यूज होता है। सो you can use such weighting factors to calculate VAR to ensure you are doing them properly. अब ये लोग क्या बोला है कि तुम्हारा W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 एंड सो ऑन। सो W1 ही ले लेते हैं, तो लैम्डा इंटू W1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू W2 W1 ऐसे पहला दिन का डेटा में W1 प्लस लैम्डा इंटू W1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू W1 ऐसे जाता है। डीके ओड है, पहला दिन का डेटा में डीके नहीं लगता है, मैंने इसमें लगा दिया था, बट यूजुअली पहला दिन का जो होता है उसमें डीके नहीं लगता क्योंकि कल का ही तो है, कल का तो पूरा लेगा, उसके पहले का ना डीके करेगा, तो डीके यहाँ से होता है, बट ठीक है, डजेंट मैटर। तो इक्वल वेट से तो W1 ले सकते हैं, 0.2 बाट तो इक्वल ही रहे थे, तो W1 सबका वैल्यू है, तो लैम्डा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब इंटू W1 एंड सो ऑन चलते रहेगा। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 1 समेशन ऑफ ऑल। अल्टीमेटली वेट्स तो 1 आना चाहिए सबका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो 1 होना चाहिए। तो ये सब के थ्रू तुम W1 निकालने का ट्राई किया है, तो W1 को कॉमन ले ले, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस करते जाएंगे, तो इक्वल्स टू लैम्डा टू n तक करेंगे, तो क्या आएगा 1 आएगा, n-1 होगा या कुछ होगा। तो W1 निकालने के लिए लोग एक फॉर्मूला दिया है, लैम्डा टू द पावर क्या था i-1 i-1 इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो यूजिंग दिस you can calculate lambda I wi. So lambda 1 equals to 1 minus lambda by 1 minus lambda to the power n. So ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वही ज्योमेट्रिक सीरीज से आ जाएगा फॉर्मूला, वो मैंने करवाया नहीं है पूरा। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हम लोग यूज करते हैं तो उसका क्या था, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस लैम्डा टू द पावर n ही होता है, एक्चुअली 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n ही होता है, डिवाइड बाय लैम्डा डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा होता है ना। हाँ हाँ, सो 1 प्लस 1, और इसको लिखूं W1
इंटू 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n बाय 1 माइनस लैम्डा। ज्योमेट्रिक सीरीज का ये होता है इक्वल्स टू 1। तो W1 तुम्हारा आ गया 1 माइनस लैम्डा बाय 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n। और अगर अब लैम्डा, और अगर अब इसी से तुमको दूसरा वाला फॉर्मूला कैसा है, W2 निकालना है तो तुम लैम्डा टू द पावर 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा W1 कर रहा है। तुमको W3 निकालना है तो तुम लैम्डा 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय 1 माइनस लैम्डा n कर रहा है। तो WI निकालना है, लैम्डा टू द पावर I माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ से आया, ज्योमेट्रिक सीरीज से निकल के आया है। बेसिकली तुमको अल्टीमेटली याद ये रखना है ये दोनों, वेट कितना हो सकता है। तो ये एक सर जो सीरीज है, जो सीरीज है वो फाइनाइट सीरीज है। हम्म हम्म फाइनाइट है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही उतना ही रहेगा ना, इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट एज वेटेड ऑब्जर्वेशन, एज वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन इज। पुराना डेटा को कम वेट दो, नया डेटा को ज्यादा वेट दो। क्या वेट देना है वो यहाँ से देख लो एंड वेट दे दो। और अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1 हुआ तो मतलब इक्वल वेट दे रहे हैं सबको, डी के फैक्टर है ही नहीं अगेन, तो इक्वल वेट जा रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 देंगे तो पहला वाला वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो हर एक को सेम वेट देंगे, तो वो एज वेटेड नहीं रहेगा, वो अगेन हिस्टोरिकल सिमुलेशन बन गया। सो हिस्टोरिकल सिमुलेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ एज वेटेड लिखा हुआ है। सो दिस इज व्हाट एज वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड इज। So volatility weighted historical simulation, correlation weighted. I think let's keep it for next class. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा एंड फिर उसके बाद से आई विल मूव टू न्यू चैप्टर्स। मतलब ऐसे नहीं तो अभी और पढ़ा दूंगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो इन बिटवीन स्टार्ट करने में मजा नहीं आता है, नया दिन में नया चैप्टर से स्टार्ट करने में मजा आता है। सो नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर देंगे, कुछ नहीं है, वोलेटिलिटी वेटेड है। वोलेटिलिटी और कोरिलेशन ऑलमोस्ट सेम है, अगर एक चीज कराऊंगा तो दूसरा समझ आ जाएगा, वेरिएंस और कोरिलेशन। और फिल्टर्ड हिस्टोरिकल में टाइम लगेगा एंड देन देयर अगेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स। सो वी ऑलरेडी नो ऑल दीज, वापस से देख लेंगे एक बार एंड देन चैप्टर इज डन। फिर सो इसका क्वेश्चंस का कुछ हुआ क्या सर? क्वेश्चंस का देख रहे हैं भाई, मतलब अभी तक नया मैट वैट ही नहीं आया है। बात करूंगा यार, भैया भी बाहर गए हुए हैं ना, तो ठीक है। एनी एनी क्वेश्चंस हियर इन द मार्केट रिस्क चैप्टर 2? नहीं ना, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर बात करता हूँ।